हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं सीएपीएफ एसी पॉलिटी का सेकेंड क्लास, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर कर चुके हैं, जिसमें से हिस्ट्री के बारे में कवर किए हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उसके द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए थे। फिर जब इंडिया जो है 1947 में इंडिपेंडेंस हुए तो उसके बाद किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए थे। तो हर एक पॉइंट को कल के क्लास में डिटेलिंग के साथ भी कवर किए हैं, प्लस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि पीडीएफ अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहां से उसको रिफर कर सकते हो। आज कवर करने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। उसी के साथ इस क्लास का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। देखो यहाँ पे क्लियरली इस जो सेकेंड लेक्चर है इसमें ये कवर करना है कि एक्चुअल में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम कैसे हुआ है ना, किस तरीके से इसका बैकग्राउंड रहे हैं। तो एज इट इज जैसे कि 1947 में जो है इंडिया इंडिपेंडेंस हुए, तो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुए, इससे पहले जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया के पास जो है एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इस तरीके से डिमांड उठना स्टार्ट हो गए थे। टाइम फ्रेम देखोगे तो 1934 का टाइम फ्रेम था, जहां पे जो एम.एन. रॉय है ये फर्स्ट पर्सन रहे हैं जिसके द्वारा जो है डिमांड उठना स्टार्ट हो गए थे कि हमें जो है हमारा खुद का, क्योंकि इंडिया जो है उस समय बहुत ज़्यादा डाइवर्स नेशन थे, प्लस ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंडिया के लिए जो रूल्स लाया जाते थे है ना, उसी के साथ रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए जाते थे, वो सब पूरा वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं थे। इंडिया के नॉर्मली या तो अगेंस्ट थे या फिर एक्सप्लॉयटेटिव वे में पूरा रूल्स रेगुलेशन लाया करते थे। तो 1934 में क्या हुआ कि एम.एन. रॉय जो है फर्स्ट पर्सन रहे हैं जिसको माइंड में आया कि हमारे पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। फिर सब्सिक्वेंट ईयर में देखोगे तो जैसे कि 1935 आ गए, यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो इसके द्वारा भी जो है डिमांड रखना स्टार्ट कर दिए। फिर अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे जब डेट आगे बढ़ेंगे तो अलग हर लोगों ने क्या किया कि हमें अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इस तरीके से जो है डिमांड करना स्टार्ट किए। और यही एक फिनोमेना रहे हैं 1934 का टाइम फ्रेम रहे हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिमांड है वो उठना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन उस समय का टाइम फ्रेम देखोगे 1947 का टाइम है जहां पे इंडिया इंडिपेंडेंस हुए, और ये जो है 1934 का टाइम है, 1934 का टाइम है जहां पे अभी भी इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के गुलाम ही रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अंदर में ही रहे हैं। ठीक है, तो धीरे से क्या है कि पैरेलल गवर्नमेंट के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट हो गए थे 1934 से ही। यहाँ पे डिमांड के साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, किस तरीके से बनना, ये सब चर्चा हो रहे थे। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो एक मेन यहाँ पे इशू इमर्ज होके आ रहा था वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन होना चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या अनरिटेन होना चाहिए जैसे कि ब्रिटिश है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए जैसे कि यूएसए है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए जैसे कि ब्रिटेन है। समझ रहे हो, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैरेक्टर का होना चाहिए या फिर प्रेसिडेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये जो है हमारे जितने भी फोर्थ फादर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलपमेंट करने में यूजफुल या फिर योगदान दिए हैं, उसके माइंड में एक यहाँ पे बात रहे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करेंगे कि टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कि कितने टाइप्स के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसके थ्रू जो फोर्थ फादर रहे हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस रहे उस समय का, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किए गए हैं। ब्रीफ में कवर करेंगे, उतना ज़्यादा ये डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि ये जितना भी नाम लिखे हुए नाम से ही क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, एक सिंगल बुक होंगे, और यही बुक में पूरा रूल्स हो गया, रेगुलेशन हो गया, किस तरीके से गवर्नमेंट होना चाहिए, सिटीजन्स का क्या अधिकार है, क्या उसका जो है राइट्स हैं, इन सब चीज के बारे में डिस्कस किए जाएंगे। और ये जो बुक होगा उसको लिखे जाएंगे, मतलब रिटेन होंगे, तो इसको बोले जाते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। एक होता है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो है पूरा ट्रेडिशनल होते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब है कि जैसे कि पेरेंट्स हो गया तो पेरेंट्स से अपने चिल्ड्रेन को नेक्स्ट जनरेशन में कोई चीज़ पास ऑन कर दिए,
तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होते हुए जा रहे हैं, तो इसमें कोई यहाँ पे रूल्स बनाना हो गया या फिर रेगुलेशन बनाना, ये सब चीज के यहाँ पे कंझट नहीं होता, क्योंकि वो तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं। मतलब जो फादर कर रहे हैं उसके बाद उसका चाइल्ड करेगा, फिर उसका चाइल्ड करेगा, तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने की जरूरत नहीं होते, नॉर्मली ये ओरली या फिर ट्रांसफॉर्म कर दिए जाते हैं। तो जो एक्चुअल में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और ये कोई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होता है, और नहीं ये कोई सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। तो जैसे कि स्टेटस हो गया, स्टेटस के साथ कन्वेंशन हो गया, ट्रेडिशन हो गया, ये सब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि यूके का हो गया, यूनाइटेड स्टेट, या सॉरी यूनाइटेड स्टेट बोल रहा हूँ, यूके का, ब्रिटेन का हो गया, ये पूरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। एक टाइप होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसको कई बार अमेंड कर सकते हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, जितना अमेंड करना उतना अमेंड कर सकते हो। बोलने का मतलब है कि जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको जो है चेंज करना। तो चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी, अगर चेंज कर रहे हो तो उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलोगे। अगर उसको चेंज करने में या फिर अमेंडमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है, तो डिफिकल्ट के केस में उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में हमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि हमें जो है एक तो टोटल मेंबर का हाफ ऑफ यहाँ पे मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। ये सब डिस्कस करेंगे आगे जब क्लास आएगा, तो क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बस इतना अभी के लिए ये पता रहना चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है तब का, ठीक है। जैसे कि यूएसए हो गया। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता, अच्छा अब ये बताओ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है। तो ध्यान रखना, अगर इंडिया के केस में बात करोगे तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मिक्स में है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजमेंट होते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हो, और दोनों के बीच जो पावर है तो पावर का शेयरिंग भी होना चाहिए। उसी तरीके से एक और लेवल होगा, वो है लोकल गवर्नमेंट। तो इन तीनों के बीच जो है पावर का डिवीजन होना चाहिए कि सेंट्रल के पास जो है अगर ये लिस्ट है तो सेंट्रल इस रूल्स में काम करेगा, स्टेट के पास अगर ये पार्टिकुलर लिस्ट है तो इसमें रूल्स रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखोगे तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में आता है 7th शेड्यूल। अब ये जो 7th शेड्यूल है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं स्टेट लिस्ट हो गया, सेंट्रल लिस्ट हो गया, उसी के साथ जो है कंकरेंट लिस्ट। तो ये 7th शेड्यूल में टोटल 3 लिस्ट कवर किए गए हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगर सेंट्रल स्टेट में जैसे कि अगर सिक्योरिटी का टॉपिक रख दिया जाए तो सिक्योरिटी से रिलेटेड रूल्स बनाना हो गया, रेगुलेशंस बनाना हो गया, ये सब किसका जिम्मेदारी हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि अगर कोई पॉलिसीज रख रहे हो या फिर जैसे कि पुलिस सिस्टम को रख रहे हो, तो पुलिस सिस्टम को अगर स्टेट लेवल में रख रहे हो तो पुलिस सिस्टम से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि एक पावर का डिवीजन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से अपना पावर परफॉर्म करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अलग से जो है अपना पावर को परफॉर्म करेंगे। तो ये होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें से पावर का डिवीजन हो, जैसे कि यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, जो कि एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है एक है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जिसमें जो सेंट्रल है तो सेंट्रल ही सब अधिकार यहाँ पे रखे हुए हैं, सेंट्रल के पास यहाँ पे पूरा पावर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई रीजनल पावर भी है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो जितना भी पावर वेस्टेड होगा, सबसे ज्यादा जो पावर होगा वो सेंट्रल के पास होगा। स्टेट के पास तो केवल नाम मात्र के पावर होंगे, लेकिन जो ओरिजिनल पावर होगा, जो रियल पावर होंगे, वो सब जो है सेंट्रल के पास होता है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जिसमें से हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही हो। कौन होना चाहिए वहां पे? प्रेसिडेंट हो रहा है। तो जो हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है, अगर दोनों प्रेसिडेंट है तो उसको जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे देखो, इंडिया का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इंडिया का अगर एग्जाम्पल देखोगे तो जो स्टेट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट है, स्टेट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और अगर गवर्नमेंट का जो हेड देखोगे तो इसका हेड पीएम होते हैं। ये इंडिया का केस होता है। स्टेट मतलब होता है कि नॉर्मल जो स्टेट है, जैसे कि टोटल जो है 28 स्टेट है, तो इस 28 स्टेट का जो हेड होगा, जो हेड होंगे वो प्रेसिडेंट होते हैं।
लेकिन अगर इस 28 स्टेट का अगर जो गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे पीएम होते हैं जो हेड करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें से जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो यहाँ पे नॉर्मली पार्लियामेंट सिस्टम चलता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ही गवर्नमेंट को लीड करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल है तो उसको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे कि इंडिया हो गया, यूके हो गया। इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कौन? इंडिया। एग्जाम्पल याद रखना है, ये इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। चलो फिर आते हैं मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्कियल मतलब जिसमें कोई राजा रजवाड़े हो गया, उसी के द्वारा पूरा रूल्स रेगुलेशन चला रहे हैं। रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसमें कोई मोनार्की नहीं होता, नॉर्मली यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उसको इलेक्ट किए जाते हैं। फिर आते हैं थ्योरेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से रिलीजियस के बेसिस में यहाँ पे क्या किए जाते हैं, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब जहाँ पे जो रिलीजियस डोमिनेट करेगा, जैसे कि अगर कहीं पे मुस्लिम लीडर यहाँ पे या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट कर रहे हैं तो उसका जो हेड होगा इलेक्टेड नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखना, इलेक्ट नहीं होगा, ये मुस्लिम का जो हेड होते हैं, ठीक है, जो टीचर्स होते हैं उसके द्वारा उसको पूरा फॉर्म किए जाएंगे। इसको थ्योरेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ईरान हो गया। फिर आते हैं सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सिंपल सा, पहले ये समझो कि सेकुलर का मीनिंग क्या होता है। सेकुलर का मीनिंग सिंपल सा होता है जिसमें से स्टेट जो होगा, स्टेट होगा और एक जो है रिलीजन होगा, तो स्टेट और रिलीजन दोनों जो है डिफरेंट होंगे, स्टेट और रिलीजन दोनों डिफरेंट होगा, इसको बोले जाते हैं सेकुलर। मतलब जो स्टेट बनेगा, है ना, जैसे कि अपने अपने लेवल में सब एक स्टेट है, तो जो स्टेट होगा उसका कोई धर्म नहीं होंगे, कोई धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। अगर कोई धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो हर एक धर्म को इक्वल प्रमोट करना पड़ेगा। एक तो पहले बात, कोई धर्म को प्रमोट नहीं करना है, तो ऐसे स्टेट को बोले जाते हैं सेकुलर स्टेट, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एग्जांपल इंडिया का देख लो, क्योंकि इंडिया में हर एक रिलीजन्स के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, प्लस स्टेट का भी कोई यहाँ पे धर्म नहीं होता। तो ओवरऑल अगर मैं एक समरी कर दूं, समराइज कर दूं कि किस तरीके से जो है 1934 में जो है डिमांड उठना स्टार्ट हुए थे, और मैं इससे थोड़ा सा और बैक में जाऊं तो 1906 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो हमें स्वराज से देखने को मिलता है। हिस्ट्री में कवर किए हैं कि सबसे पहले जो स्टार्ट भी किए गए थे स्वराज के नाम से। स्वराज मतलब क्या होता है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंस का डिमांड तो उठना स्टार्ट हो गए थे 1906 से, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशली जो डिमांड उठना स्टार्ट हो गए थे वो है 1934 से। डेट दोनों का अलग है। स्वराज चाहिए मतलब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, वो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मांग रहे हैं, समझना। तो 1906 से बल्कि स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इसके बाद जैसे ही आगे जाओगे तो 1934 का टाइम था जिसमें जो एम.एन. राय है इन्होंने एक्सप्लिसिटली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सिंपल सा अभी का लिंक कर लो पार्लियामेंट, जैसे कि अभी जो है पार्लियामेंट है, सेम उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहे हैं जहां पे पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। फिर उसके बाद देखोगे तो 1935 आया, जिसमें से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके द्वारा जो है डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब ये डिमांड किसके पास रखते थे, ये ब्रिटेन के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रखते थे, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ना 1934, तो 1934 का टाइम फ्रेम है जहां पे अभी भी इंडिया गुलाम ही तो है। फिर देखो क्या हो रहा था कि 1940 का टाइम आ गया। अब 1940 का टाइम आ गया, इंडियन लीडर्स जितना भी है सब लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड तो कर ही रहे हैं, लेकिन 1940 हो गया, 1942 हो गया, ये वाला टाइम फ्रेम को देखोगे तो जिसमें से जो है वर्ल्ड वार चल रहे थे, वर्ल्ड वार चल रहा था। और इस ब्रिटेन में जो वर्ल्ड वार है वो इंजेस थे, मतलब जो वर्ल्ड वार है उसमें ब्रिटेन इंजेस थे, और ब्रिटेन जो है बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे, बहुत बुरी तरीके से डिफीट हो रहे थे अदर कंट्री के साथ जो वार में इंजेस थे। तो क्या हुआ कि अब उनको जरूरत है, बैक में तो सपोर्ट चाहिए, तो बैक में सपोर्ट के लिए जो है क्या किए कि इंडियन का साथ देना स्टार्ट किए, मतलब इंडियन लोगों को जो है रिक्रूट करना ये सब स्टार्ट किए। लेकिन इंडिया आसानी से जाने वाले नहीं थे, क्यों, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो पूरा इंडिया के अगेंस्ट में ही लाए थे। तो जो है नॉर्मली क्या हुआ कि ये जो है नॉर्मली अगस्त ऑफर के थ्रू, क्रिप्स मिशन के थ्रू, क्रिप्स प्रपोजल के थ्रू ये जो है जस्ट नॉर्मली लॉलीपॉप देना स्टार्ट किए कि हम जो है अगस्त ऑफर भेज रहे हैं
और इस अगस्त ऑफर में क्या किए गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट बना देंगे या फिर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से। तो 1914 में जो है एक अगस्त ऑफर आया, फिर इसको रिजेक्ट कर दिए। फिर 1943 में जो है 1942 में क्रिप्स प्रपोजल लाए गए थे, जिसमें से मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिए। क्योंकि इसमें क्यों मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट किए? मुस्लिम लीग के द्वारा इसीलिए रिजेक्ट किए क्योंकि मुस्लिम का देखोगे तो उस समय ये लोग चाहते थे कि जो मुस्लिम डोमिनेशन कंट्री है, जो मुस्लिम डोमिनेशन रीजन है, वो अलग से कंट्री बने। ये अलग दूसरा देश का डिमांड कर रहे थे मुस्लिम लीग। इसलिए 1942 में जब क्रिप्स प्रपोजल आया तो उसको जो है मुस्लिम लीग के द्वारा बाइकआउट कर दिए। फिर आगे जैसे ही टाइम फ्रेम आगे बढ़ते हुए जो है 1946 तक पहुंच गए, जिसमें से कैबिनेट मिशन प्लान आया और इस कैबिनेट मिशन प्लान में मुस्लिम लीग भी जो है इसको सपोर्ट किए गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पे फॉरवर्ड रखे गए। फिर 1946 आया जिसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ध्यान रखना, और अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तरह जो है कैबिनेट मिशन प्लान से ही बने हुए हैं। तो इस पॉइंट को नॉर्मली याद रखना, एक इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है, इसके थ्रू ये समझ आ गया कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ कैसे, किस तरीके से जो है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किए गए। तो अब देखो यहाँ पे तो पूरा एक ओवरव्यू ले ली। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा डेट वाइज जो है इसको और डिटेल के साथ लेके जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में लेके जा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे ही अब 1946 का टाइम है, अब ये 1946 में क्या हो गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन के तैयार हो गए। और किसके थ्रू बने गए हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो फॉर्म कर लिए। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जब पार्लियामेंट ही बोल सकते उसको, तो जब पार्लियामेंट बना तो इसका जो सबसे फर्स्ट मीटिंग रखे गए थे वो रखे गए थे 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि 1946 में तो पूरा तैयार हो गए थे। तो 9 दिसंबर को ही जो है 1946 में पहला सीटिंग यहाँ पे रखे गए थे, जिसमें से जो मुस्लिम लीग है इसके द्वारा इसको बाइकआउट कर दिए। क्यों बाइकआउट कर दिए? क्योंकि ये तो अभी भी वही हल्ला बोल लग रहे हैं, हल्ला ही बोल कर रहे हैं। क्यों हल्ला बोल कर रहे हैं? क्योंकि इसको तो एक जो है मुस्लिम कंट्री चाहिए, इसको जो है मुस्लिम कंट्री चाहिए। और ये लोग तो पूरा वही डिमांड में लगे हुए थे कि हमें जो है एक सेपरेट कंट्री दे दो, सेपरेट कंट्री दे दो, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था। नॉर्मली ये बात कर रहे हैं ये पंजाब वाले एरिया का, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया का। फिर जो है सेकेंड सीटिंग हुआ है 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उसको इलेक्टेड किए गए एज ए प्रेसिडेंट। फिर जो है सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी को। फिर जैसे ही आगे बढ़ते गए तो आगे बढ़ रहे हैं तो ये पूरा डिस्कशन चल रहा है ना कि किस तरीके से अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। पहले क्या हो रहा था कि ये डिस्कशन चल रहे थे कि कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। तो 1946 में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो गए। अब मेन पॉइंट जो आता है वो है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए। तो उसी के रेस्पेक्ट में क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 में एक रिजोल्यूशन पास किए गए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किए गए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो है ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन। क्या है ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन? ये जो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन है इसे 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट किए गए हैं। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन लाए गए थे, इसका सिंपल सा मेन एम था कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जब पूरा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें क्या क्या रहना चाहिए, जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, जैसे कि फंडामेंटल राइट होना चाहिए, इक्वलिटी रहना चाहिए, ठीक है, लिबर्टी होना चाहिए, एवरी इंडिविजुअल को राइट होना चाहिए, जो एक फिलोसॉफिकल बातें होते हैं ना, ये सब फिलोसॉफिकल बातें रखने का और ये फाउंडेशन रखे गए थे ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशंस के थ्रू। इसे मूव किए गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें से फाउंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल को जो रखे गए थे वो इसी के थ्रू हो गया। फिर सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इन सब में जस्टिस मिलना चाहिए। पीपल विल बी सोर्स ऑफ पावर। अब ये लग रहा होगा कि ये लिखा हुआ क्या है, ये फिलोसॉफिकल बातें हैं कि अल्टीमेटली जो सोर्स होंगे, जो पावर का सोर्स होंगे, वो किसके थ्रू आएगा, पीपल के थ्रू आएगा। इसलिए तो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं।
खुद सोचो कि अगर जनता ही नहीं रहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाए जाएंगे, जनता के लिए बनाए जाएंगे। जब जनता ही नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो यही एक फिलोसॉफिकल वे और एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रखे गए थे इस ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशंस के थ्रू, जिसमें से जितना भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जितना भी इथनिक है या फिर माइनॉरिटी ग्रुप है, इन सबको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, पीस और वेल बींग को जो है प्रमोट किए जाएंगे। अब यहाँ से इंडिया जो है अपने लेवल में सॉवरेन हो गए, सॉवरेन के साथ जो है इंडिया इंडिपेंडेंट हो गए, फिर लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, आइडियाज हो गए। तो इन सब चीज का जो है बातें किए गए हैं इन सब ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसे मूव ऑन किए गए थे 13 दिसंबर 1946 को, बल्कि जो है 1947 में इसको अडॉप्ट किए गए हैं 22 जनवरी को, 22 जनवरी को जो है इसको एक्चुअल में अडॉप्ट किए गए हैं। फिर जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव जो रिवॉल्यूशन पास किए गए थे इसको अडॉप्ट कर लिए, फिर जो है 22 जुलाई को 1947 को जो इंडियन का नेशनल फ्लैग है इसको अडॉप्ट किए गए हैं। 15 अगस्त को देखोगे तो यहाँ पे फाइनली जो पावर है ट्रांसफर किए गए हैं ब्रिटिशर्स टू इंडिया, और यही एक टाइम फ्रेम था 15 अगस्त 1947 जहाँ पे आज़ादी का जश्न मनाए थे, ठीक है। और इसी के साथ एक तरफ तो आज़ादी का जश्न मना ही रहे थे, लेकिन एक तरफ जो क्या हुआ कि पूरा इंडिया का जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पे डोमिनियन बन गए, और पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे आता है वो एक दिन पहले आता है। जैसे कि इंडिया का 15 अगस्त है तो जो पाकिस्तान है उसका 14 अगस्त है। फिर 1949 में इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ है इसको ज्वाइन किए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रेटिफाई किए गए हैं। फिर 26 नवंबर 1949 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए गए हैं और इनेक्ट किए गए हैं। बाकी कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें तो लिखा हुआ है, जो फैक्चुअल्स बातें हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते ये सब चीज के तो बारे में जो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन है, तो इस ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन में इस सब चीज के बारे में डिस्कस किए हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो फ्रेम किए गए थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो बना दिए गए थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फ्रेम कर लिए गए थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए गए थे तो उसमें थे कौन, कितने मेंबर थे, कहां कहां से मेंबर आए थे, अब ये सब चीज का जो कंपोजिशन होता है, तो कंपोजिशंस पढ़ना अब सबसे ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको कॉन्स्टिट्यूएंट बल्कि 1946 में किए गए थे, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू किए गए थे, जिसमें से उस समय टोटल मेंबर रहे हैं 389 जो है टोटल मेंबर रहे हैं, जिसमें से ब्रिटिश जो इंडिया रहे हैं वो 296 रहे हैं। ध्यान रखना ब्रिटिश इंडिया बोल रहे हैं, क्यों ब्रिटिश इंडिया बोल रहे हैं, टाइम फ्रेम देखो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाए गए थे 1946 में, इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुए 1947 में। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया 1946 में, तब तक तो इंडिया खुद ही गुलाम थे ना उस समय, बल्कि इंडिपेंडेंस के पास में ही पहुंच गए थे, आज़ादी के पास में ही पहुंचे, लेकिन तब तक तो इंडिया के ब्रिटिश के अंडर में ही थे, इसलिए ब्रिटिश इंडिया लिखे हुए, जिसमें से 296 मेंबर रहे हैं। और जो प्रिंसली स्टेट, ध्यान रखना ये जो टोटल इंडिया का मैप अगर ब्रिटिशर्स के टाइम का अगर देखोगे तो ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया में ब्रिटिशर्स का कब्जा थे, नहीं, यहाँ पे जो राजा रजवाड़े हो गया है ना, प्रिंसेस हो गया, ये सब चीज भी रहा करते थे। तभी तो बाद में देखे होंगे जैसे कि हैदराबाद हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कर्नाटक हो गया, इसको बाद में एमलगेट किए गए हैं, क्योंकि ये जो हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब जो ब्रिटिशर्स रहे तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रहे, मतलब ब्रिटिशर जो है इसके ऊपर कुछ हावी नहीं हो पाए, नहीं इन्फ्लुएंस कर पाए, क्योंकि जो हैदराबाद है, कर्नाटक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में ही थे 1947 तक। बल्कि बाद में जो है 1947 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सबको मर्ज किए जाएंगे, इंडिया में पूरा विलय किया जाएगा। तो जो प्रिंसली स्टेट है वहां से भी 93 मेंबर आए थे, ठीक है। बाकी इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया का और थोड़ा सा ब्रेक डाउन अगर किया जाए तो टोटल 11 गवर्नर प्रोविंस रहे हैं और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस रहे हैं, जो नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। डाइवर्स जो ग्रुप रहे हैं वहां से भी आते थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे तबके हैं वहीं के लोग आ रहे हैं, या फिर जो इलाइट पीपल हैं, जो कि जिसका कास्ट सबसे ज़्यादा ऊंचा है वही लोग आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे, ऐसा नहीं था। हर एक सेक्शन से जो है रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, क्रिश्चियन, पारसी, एंग्लो इंडियन, SC ST,
प्लस जितना भी वुमेन है, हर एक कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुआ है। और जो सीट अलोकेशन यहाँ पे किए गए थे वो रफली जो है 10 लाख पीपल में एक सीट यहाँ पे अलोकेट हुआ था। अभी तो इसका टेबल देखोगे तो बहुत ज्यादा हुआ होगा, नहीं तो करोड़ों में चला गया होगा, लेकिन उस समय का अप्रोक्सीमेटली अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 लाख पीपल थे, उसमें से एक सीट, मतलब एक पीपल जो है 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते थे उस समय। और नॉर्मली जो सीट जो है डिवाइड किए गए थे वो मुस्लिम, सिख और जनरल, इस तरीके से जो है 3 पार्ट में डिवाइड किए गए थे। और ये सब पॉपुलेशन के बेसिस में किए गए थे, ध्यान में रखना, जितना भी डिविजन्स किए गए थे सब पॉपुलेशन के बेसिस में किए गए थे। अब पॉपुलेशन के बेसिस में किए गए थे तो एक डाउट आएगा कि इसका जो है वोटिंग मेथड कैसे रहे हैं, किस तरीके से वोट दिया जाते हैं। देखो यहाँ पे रफली अगर इंडिया का सिस्टम को अगर बात करोगे तो 2 ही मेथड चलता है। एक को बोले जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एक को बोले जाते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे 2 पीपल खड़े, चलो 3 पीपल यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हुए हैं, अगर 3 जैसे कि पहला पीपल को 30% वोट मिल गया, सेकेंड को जो है 30% वोट मिल गया, और उसके बाद जो है थर्ड पर्सन को अगर 40% वोट मिल गए, ठीक है, हो रहा है क्या, 100% नहीं हुआ क्या, चलो 7 हो ही तो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें मेजोरिटी कौन है, मेजोरिटी 40% है, मतलब थर्ड पर्सन का तो जीत जाना चाहिए और ये बाकी 2% है उसको तो हार जाना चाहिए। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जस्ट इसका उल्टा होता है। इसको क्या बोले जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को, कि अगर पहला पर्सन 30% वोट मिला है तो 30% जो वोट दिए गए हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसका जो नेता होगा वो पहला नंबर होगा। 30% अगर सेकंड को मिले हैं तो जितना वोट दिए हैं, जो पॉपुलेशन उसको वोट दिए हैं तो उसका हो जाएगा। 40% वाले ये भी रूल करेंगे, मतलब तीनों राजा हैं। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम उसमें तीनों राजा बन गए, कोई यहाँ पे हारा नहीं, कोई जीता नहीं, सब जीत गए, ऐसा सिस्टम है। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमें मेजोरिटी चाहिए। अगर 50+1 आ गया, 50% + 1 आ गया तो डायरेक्टली क्या हो जाओगे, जीत जाओगे। अगर ये 49% आ गया तो ये पर्सन हार जाएगा, क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में केवल एक ही पर्सन का विजय होता है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितना भी इलेक्टेड है वो सब का विजय है, चाहे वो 20% वोट मिले चाहे 30% वोट मिले, इससे कोई मैटर नहीं, सब विजय वहां पे हो जाते हैं। और मेंबर टाइप को देखोगे तो नॉर्मली पार्शली इलेक्ट किए जाते थे और पार्शली नॉमिनेट किए जाते थे, अभी भी होता है। राज्यसभा में देखोगे तो कल्चरल वाले स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, स्पोर्ट्स वाले अलग होते हैं, सिनेमा फील्ड के अलग होते हैं। तो वो सिस्टम पहले से भी चला आ रहा था कि पार्शली इलेक्ट किए जा रहे हैं। जो इलेक्ट करते थे वो ब्रिटिश प्रोविंस हो गया, जो नॉमिनेट करते थे वो प्रिंसली स्टेट से जो है नॉमिनेट किया करते थे। नोटेबल एब्सेंस, ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जो है पार्टिसिपेट नहीं किए गए हैं, इस चीज को ध्यान में रखोगे। प्रिंसली स्टेट में जैसे कि 93 जो स्टेट्स हैं मोस्टली अनफिल रहे हैं और बाकी लोग तो आए भी नहीं है। क्लियर है ये चीज। देखो बाकी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे तो टोटल टाइम लगा था 11 सेशंस लाए गए थे, ठीक है। जैसे अभी होता है ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि विंटर सेशन हो गया फिर समर सेशन, ऐसा सेशन नहीं, मतलब डेली जो वर्कआउट किए गए थे वहां पे पूरे को फ्रेम किए गए थे। टोटल 11 सेशन 11 सीटिंग वहां पे हुआ था। टाइम लगे थे 2 साल 11 महीना 18 दिन, सबको पता है। 64 लाख का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे खर्च हुए थे। और जो सिंबल रखे गए थे वो एलिफेंट को रखे गए थे, जो कि नॉर्मली इजी सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसी टाइम फ्रेम में ध्यान रखना कि जो 1947 वाला एक्ट है इसको चेंजेस किए गए थे। अब लिंक करो इसको कल के क्लास से, कल के जो क्लास है उससे लिंक करो, क्योंकि ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है वो ब्रिटिशर्स के क्राउन के द्वारा लाए गए थे। समझ पा रहे हो इस चीज को, क्योंकि कल जब क्लास कवर किए थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो कैसे क्लास कवर हुआ था, एक हुआ था जो कि नॉर्मली कंपनी के द्वारा रूल कर रहे थे और दूसरा जो है डिवाइड किए गए थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा डिवाइड किए गए थे। 1857 में जब वार हुए थे तो 1858 में जो है ब्रिटिशर्स अलग हो गए और उसी तरीके से जो कंपनी है वो पूरा डिफरेंट हो गए हैं। तो जो ब्रिटिशर्स है मतलब जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाए गए थे 1947 में उस समय।
और उसको जो है चेंज किए गए हैं इंडियन मेंबर के द्वारा। जैसे कि पहला चेंजमेंट हुआ है कि सॉवरेन बॉडी बनाया गया, मतलब जो इंडिया होगा अब सॉवरेन होगा। सॉवरेन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि इंडिया अब अपने लेवल में इंडिपेंडेंस है, पूरा इंडिपेंडेंस है, चाहे वो इंटरनल मैटर हो, चाहे आउटर मैटर हो, एक्सटर्नल मैटर हो, जितना भी डिसीजन लेना है अब किसी दूसरे के कहने पे इंडिया डिसीजन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इंडिया का सॉवरेन है, फुली इंडिपेंडेंट है, जो भी करना है, जो रूल्स बनाना है, जो रेगुलेशंस बनाना है, वो सब कौन बनाएगा? इंडिया के द्वारा ही बनाए जाएंगे। ठीक है, फुली सॉवरेन यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें से चेंजेस लाए गए थे, एक्ट इंडिपेंडेंटली इस तरीके से। फिर जो डुअल फंक्शन है इसको इंट्रोड्यूस किए गए। डुअल फंक्शन मतलब होता है लेजिस्लेटिव बॉडी और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जहां पे जितना भी रूल्स बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, किसके द्वारा बनाए जाएंगे? लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए जाएंगे। और जो बॉडी बैठेगा, जो इंडिविजुअल बैठेंगे उसको बॉडी बोल रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट को ही बॉडी बोल रहे हैं। तो जो डुअल सिस्टम है जिसमें से लेजिस्लेटिव, जिसका चेयरमैन यहाँ पे जीवी मौलंकर रहे हैं, जैसे कि अभी लोकसभा का स्पीकर कौन है, बस उसी को कंसिडर कर लो। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इसको बनाए गए थे। तो डुअल फंक्शंस यहाँ पे लाए गए थे। इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है यहाँ पे डुअल फंक्शन लाए गए थे। प्लस जो मेंबरशिप है इसको चेंज किए गए हैं। ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितना था? 389 था। ओरिजिनल जो है स्ट्रेंथ कितना था यहाँ पे पढ़े हैं, देख लो 389 ही है। कहाँ गया? ये देखो टोटल मेंबर रहे थे उस समय वो 389 है। और ये वाला जो टाइम फ्रेम है जिसमें से जो मुस्लिम है और इंडिया दोनों एक साथ थे, लेकिन बाद में मुस्लिम तो हल्ला बोल कर रहे हैं। क्या हल्ला बोल कर रहे हैं? कि हमें तो अलग कंट्री दे दो। तो जैसे यहाँ पे अलग हुआ, पाकिस्तान जब अलग हुए तो उसमें से 299 मेंबर, बाकी जो मुस्लिम लीग जैसे विड्रॉल किए तो बाकी बच गया कितना? 299। तो 299 मेंबर यहाँ पे एक्चुअल में रहे 1947 के थ्रू। बाकी कुछ की पर्सनालिटी हैं, बिल्कुल फैक्ट्स हैं। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हुए हैं। SC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी जो है वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब हैं। नॉर्मली ये फैक्चुअल्स हैं, अपने लेवल में कवर कर सकते हो। वुमेन का सिग्नेटरी भी रहे हैं। बाकी ये जो है वेरियस कमिटीज भी फॉर्म किए गए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम के साथ माइंड भी लगते हैं। तो क्या किए गए हैं कि एक छोटे छोटे कमिटी में डिवाइड कर दिए कि, और ये बोले हैं कि ये जो पर्टिकुलर कमिटी है उसका काम ये रहेगा, ये जो सेकंड कमिटी है उसका काम ये रहेगा। तो इस तरीके से जो है पूरा कमिटी को, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी उसको कमिटी में डिवाइड कर दिए हैं, जिसके थ्रू जो काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गया, इसको जो है यूनियन पावर कमिटी दिए गए हैं, हेड किए गए हैं एक्चुअल में, कमिटी को चेयर किए गए हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हो गया, स्टेट कमिटी हो गया। सेम उसी के रेस्पेक्ट में एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस बनाए गए थे, जिसका चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी का रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी का जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जैसे कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गया, माइनॉरिटीज ट्राइबल एरियाज का कमेटी हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया। तो इन सब चीज का जो है चेयरमैन यहाँ पे किए गए हैं। ड्राफ्टिंग प्रोसेस को थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट किए गए थे वो 1948 में किए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। फिर पब्लिक फीडबैक के लिए इसको जो है छोड़ दिए गए थे 8 मंथ के लिए। सेकंड ड्राफ्ट किए गए हैं अक्टूबर 1948 में। ये पूरा फैक्चुअल्स है। फिर माइनर कमिटी भी जो है इस्टेब्लिश किए गए थे, फैक्चुअल्स के लेवल में है ये। अब देखो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है, कुछ प्रोविजन जो है एक्चुअल में क्या किए गए थे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फॉर्म हो गए थे तो फॉर्म होने के तुरंत ही बाद उसको जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, 60, 340, 324 हो गया, 366 हो गया इस आर्टिकल को। और बाकी जितना भी बच गए उसको पूरा बाद में इम्प्लीमेंट किए गए, बाद में जो है इनेक्ट किए गए। क्योंकि इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर मैं कोई रूल्स बना रहा हूँ, अगर रूल्स में जो है साइन हो गया मतलब वो इनेक्ट कर लिया उसको, लेकिन उसको इन्फोर्समेंट करने का डेट अलग होता है। मतलब इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। उसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फॉर्म कर रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले बन गए थे। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गए थे, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को जो है इनेक्टमेंट किए गए, मतलब प्रैक्टिकल वे में इन्फोर्स किए।
लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे रहे हैं जिसे जो है 26 नवंबर 1949 को ही इंप्लीमेंट कर दिए, जैसे कि 5789 हो गया, 6324 हो गया, इन सबको। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखोगे। बाकी कहाँ कहाँ से इंडियन का सोर्सेज हैं, जैसे कि जो फेडरल स्कीम्स हो गया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसको ब्रिटिश से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसको यूएसए से लिए गए हैं। तो ये तो टेबल यहाँ पे है, इसको एक बार रिफर कर सकते हो। बाकी आई होप समझ आया होगा। जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिए हैं, और बाकी अदर तो जो नॉर्मली कवर करते हो तो कवर कर ही रहे हैं। बाकी कोई भी क्वेरी होता है क्लास रिलेटेड या फिर कोई इम्प्रूवमेंट का बातें अगर करना है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।